हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं जो आपकी इंस्टीट्यूट की मटेरियल में दी गई है। तो आज हम चैप्टर 6 की एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट चैप्टर 6 की पहले यूनिट 1 की एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, विच इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट यूनिट इन्वॉल्व्ड इन द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी डिनोट्स। देखिए, व्हाट इज रेसिडेंट यूनिट? रेसिडेंट यूनिट कैन बी एनी एंटिटी, जैसे कि इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स या फिर बिजनेस एंटिटीज जो एक कंट्री में सब्सटैंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखाते हो। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट? शायद ये एंटिटीज जो है एक कंट्री पे अपना बिजनेस रन करते हो, या फिर शायद वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हो, या फिर शायद वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, या फिर हेविली कंज्यूम करते हो, कंज्यूमर हो उस कंट्री में। ठीक है, तो कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, और अगर वो सब्सटैंशियल पीरियड तक इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उनको हम रेसिडेंट यूनिट कहते हैं। अब रेसिडेंट यूनिट ये टर्म यूज होता है जीडीपी की कैलकुलेशन के दौरान, क्योंकि देखिए जीडीपी में हम क्या मेजर करते हैं? एक देश में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वही तो हम मेजर करते हैं, राइट? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करता कौन है? ये रेसिडेंट यूनिट्स ही करते हैं। सो हम जीडीपी में किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर कर रहे हैं? बेसिकली हम रेसिडेंट यूनिट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया अबाउट रेसिडेंट यूनिट, राइट? तो चलिए अब ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अ बिजनेस एंटरप्राइज which belongs to a citizen of India with production units solely located in India। देखिए, रेसिडेंट यूनिट होने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बिजनेस इंटरप्राइज ही हो, राइट? आप इंडिविजुअल भी हो सकते हो, हाउस होल्ड भी हो सकते हो। ठीक है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही हो। देखिए, नॉन सिटीजन भी अगर इंडिया में आके कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उनको भी हम रेसिडेंट यूनिट ही कहते हैं। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ इंडिया में ही लोकेटेड हो, बाहर भी हो सकता है आपका प्रोडक्शन यूनिट। सो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी, the unit having predominant economic interest in the economic territory of the country for one year or more irrespective of the nationality or legal status। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, कोई भी एक यूनिट होनी चाहिए जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखा रहा है इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, सब्सटैंशियल पीरियड के लिए दिखा रहा है। ठीक है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी और लीगल स्टेटस, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो उस कंट्री का नेशनल हो या सिटीजन हो। ठीक है, कोई भी देश का नेशनल हो सकता है। फॉरेनर्स भी आके अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखाते हैं आपके कंट्री में तो उनको भी हम क्या कहते हैं? रेसिडेंट यूनिट कहते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन सी एंड डी भी एक बार देख लेते हैं, क्या इनकरेक्ट है इनमें, ये देखने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है कि अ सिटीजन हाउस होल्ड विच हैड बीन लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। देखिए, लिविंग इन इंडिया हो ये जरूरी नहीं है। फॉरेनर्स भी आके अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, इंडिया में वो नहीं रह रहे हैं फिर भी दिखाते हैं, तो वो भी रेसिडेंट यूनिट होते हैं। ठीक, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वो सोनली इंडिया में ही हो। नहीं, एक इंसान का कई सारे कंट्रीज में इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, राइट? अगर इंडिया में है, ठीक है, तो हम इंडिया का रेसिडेंट यूनिट उनको मानेंगे, साथ साथ में वो बाकी कंट्रीज के रेसिडेंट यूनिट भी हो सकते हैं। सो एक्सक्लूसिवली इंडिया में ही इंटरेस्ट हो, एक ही कंट्री में इंटरेस्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी कहता है कि हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस कंपोज्ड ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अगेन, इंडियन सिटीजन होना जरूरी नहीं है और लिविंग इन इंडिया होना भी जरूरी नहीं है। और ये ऑप्शन देखिए सिर्फ हाउस होल्ड एंड बिजनेस एंटरप्राइज को कंसिडर कर रहा है, अगेन इंडिविजुअल को कंसिडर नहीं कर रहा, राइट? तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सिर्फ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1, intermediate consumption consists of the value of goods and services consumed as inputs by a process of production। तो देखिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी हम एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, तो हाँ, इसके लिए कुछ हम इनपुट्स भी यूज करते होंगे, राइट? इनपुट से ही फिक्स्ड गुड्स बनता होगा। तो ये जो इनपुट्स आपका यूज होता है फिक्स्ड गुड्स बनाने के लिए, इसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं।
स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, देखिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स whose consumption is recorded as consumption of fixed capital। देखिए, अब जो इनपुट्स यूज हो रहा है फिक्स्ड गुड बनाने के लिए, अब इसमें फिक्स्ड एसेट्स भी तो यूज हो रहा होगा ना, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट्स को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं कहते, इनको हम अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ओनली। वो इसलिए क्योंकि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अकाउंटिंग है और फिक्स्ड एसेट का जो अकाउंटिंग है, हम इनको अलग तरीके से करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इनको अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया है। सो हाँ, जो आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो फिक्स्ड एसेट की कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ओनली 1 is true, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी सेज बोथ 1 and 2 आर ट्रू, सो ये आपका करेक्ट है, राइट, बोथ आर ट्रू, और बाकी भी आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एनी नेशन ए एक्सक्लूड्स कैपिटल कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन को तो एक्सक्लूड करता है, लेकिन कैपिटल कंजम्पशन को एक्सक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्यों एक्सक्लूड करता है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, ये वो इनपुट्स हैं जो आपके फाइनल गुड्स बनाने के लिए यूज होते हैं, राइट। अब जीडीपी में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन काउंट करते हैं, राइट। अब मान लीजिए हमने पूरा ये इनपुट का वैल्यू ऑलरेडी एक बार काउंट कर लिया जीडीपी में, ठीक है। अब अगर हम फाइनल गुड्स की वैल्यू भी अगर हम पूरा काउंट करें तो क्या होगा, फाइनल गुड्स में तो इनपुट भी इंक्लूडेड है ना, तो इनपुट का हमने डबल काउंट कर लिया। पहले हमने खुद से इनपुट का कर लिया, फिर जो फाइनल गुड्स में इनपुट था वो भी हमने काउंट कर लिया, तो इस तरह से डबल काउंटिंग हो जाता है। तो ये डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए जीडीपी में क्या किया जाता है, आपके जो फाइनल गुड्स है उससे आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटाया जाता है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड है ना, आपको सिर्फ वही मिलेगा और वही कैलकुलेट होता है, यानी कि हम सिर्फ वैल्यू एडेड ही कंसिडर करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह से जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा देते हो ना फाइनल गुड्स से, ठीक है, तो ये डबल काउंटिंग होने से बच जाता है, तो इसलिए हम इसे एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। आपको ये मैं कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई कर रही थी बस। देखिए, कैपिटल कंजम्पशन को हम नहीं हटाते ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, कैपिटल कंजम्पशन को हम हटाते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। जब हम ग्रॉस से नेट पे आते हैं ना, तब हम कैपिटल कंजम्पशन या फिर डेप्रिसिएशन, देखिए कैपिटल कंजम्पशन क्या है, बेसिकली डेप्रिसिएशन को ही हम कैपिटल कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कब हटता है, जब हम नेट कैलकुलेट करते हैं, राइट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम एक्सक्लूड करते हैं, ओके। सो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है इज इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन। हाँ, जीडीपी में हम डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजम्पशन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं तभी हम एक्सक्लूड करते हैं। सो ये तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन सी भी हम देख लेते हैं, इज इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बट एक्सक्लूड्स सब्सिडीज। देखिए, जीडीपी अगर हम मार्केट कॉस्ट में निकालते हैं तब तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होता है, लेकिन अगर हम फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं तब तो नहीं होता ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जीडीपी हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करेगा और सब्सिडी एक्सक्लूड करेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, कि जीडीपी हमेशा ही डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम हटाते हैं सिर्फ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कैलकुलेशन के वक्त। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, वैल्यू एडेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये करेक्ट है, राइट। देखिए, अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर आपने फाइनल गुड्स या फिर आउटपुट, आपके फाइनल गुड्स ही तो आपके आउटपुट है, राइट। तो इससे अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू, इसकी परचेज प्राइस हटा दो तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू एडेड मिलेगा, राइट। और यही वैल्यू एडेड हम कंसिडर करते हैं जीडीपी निकालते वक्त। सो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, देखिए, वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, ये भी करेक्ट है। देखिए, हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो भी आपने इनपुट्स परचेज किया था उसका वैल्यू तो हटा ही दिया, राइट। तो अब बचा क्या, अब बचा बस लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है, राइट, और जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है उसी का वैल्यू यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो वैल्यू एडेड वही रिप्रेजेंट करता है। सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है।
So your answer would be option B. Both statements 1 and 2 are correct. Question number 5. Non-economic activities are A. Those activities whose value is excluded from national income calculation as it will involve double counting. Those which produce goods and services, but since these are not exchanged in the market transaction, they do not command any market value. C. Those which do not involve production of goods and services as they are meant to provide hobbies and leisure time activities. या फिर D. Those which result in production of self-consumption and therefore not included in national income calculation. देखिए बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन मार्केट एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विस जिसको हम मार्केट में एक्सचेंज नहीं करते, तो इनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. दोज विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बट दे आर नॉट एक्सचेंज्ड इन द मार्केट एंड डू नॉट हैव एनी मार्केट वैल्यू. ठीक है, ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following does not enter the calculation of national income? A. Exchange of previously produced goods. देखिए नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम सिर्फ करंट प्रोडक्शन को ही इंक्लूड करते हैं. ठीक है, करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स को हम नहीं इंक्लूड करेंगे. बी. एक्सचेंज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. देखिए सेकेंड हैंड गुड्स भी पहले ही बनाए हुए हैं ना, तो ये कुछ नया तो नहीं बनाया हुआ है, तो इसलिए ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी आपका करंट प्रोडक्शन नहीं है. सी. एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. देखिए जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सचेंज है ये भी नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं होता. नेशनल इनकम में हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करते हैं, सो ये भी नहीं इंक्लूड होगा. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दिस विल बी इंक्लूडेड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following enters into the calculation of national income? तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से इनमें से ऑप्शन इंक्लूड होगा. ठीक है. A. The value of services that accompany the sale. बिल्कुल ये इंक्लूड होगा क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज हम दोनों इंक्लूड करते हैं, राइट. एडिशंस ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड मटेरियल्स. हाँ, जो इन्वेंट्री में एडिशन हुआ है वो भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये भी तो गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए है ना. अभी सेल्स नहीं हुआ लेकिन प्रोड्यूस तो हुआ ही है, तभी तो इन्वेंट्री में वो ऐड हुए हैं, तो ये भी इंक्लूड होता है. एंड सी. स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स सोल्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर. ठीक है, स्टॉक्स एंड बॉन्ड की सेल्स को हम नहीं इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में. हम कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एक्सचेंज को नहीं इंक्लूड करते, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम इंक्लूड करते हैं. ओके, सो ये नहीं इंक्लूड होता. सो क्या क्या इंक्लूड होगा इज ए एंड बी. So D is the correct option, A and B above. Question number 8. Gross national product at market price GNP/MP is A. GDP/MP plus net factor income from abroad. B. GDP/MP minus net factor income from abroad. C. GDP/MP minus depreciation. या फिर D. GDP/MP plus net indirect taxes. देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए हमें पहुंचना है GNP/MP तक और हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम GDP/MP, राइट. सो GDP/MP से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखिए पहले तो हम अंदर से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राइट, और यहाँ पे आपका नेशनल प्रोडक्ट है. तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल तक पहुंचना है. तो डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा, राइट. डोमेस्टिक का मतलब होता है कि सिर्फ एक कंट्री के अंदर जो बन रहा है, और नेशनल का मतलब होता है कि जो देश के लोग हैं वो बाहर भी अगर कुछ बना रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड किया जाए, राइट. तो उसी को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो देखिए डोमेस्टिक से हम नेशनल तक पहुंच गए, राइट. अब यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ भी एमपी है, यहाँ भी एमपी है, तो और कुछ हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है. यही हमारा आंसर हो जाता है. सो आंसर इज ए, राइट. GDP/MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, राइट. अब देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन पे आपको NMP, ठीक है, MP निकालना था इंस्टेड ऑफ GDP/MP. तो अब आप क्या करते, देखिए अगेन आप अंदर से ही स्टार्ट करते. पहले तो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाना है, राइट. तो आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया.
फिर अब ये बाहर की तरफ जाते, अब आपको ग्रॉस को भी यहाँ पे नेट में चेंज करना है, राइट। तो ग्रॉस को आप नेट पे कैसे चेंज करोगे, ठीक है, आप डेप्रिसिएशन इससे घटा दोगे, राइट। तो इस तरह से आपका आंसर निकलता। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में निकालना था। तो अगर आप सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे, पहले तो आप ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, राइट। तो उसके लिए आप NFIA ऐड करोगे, फिर आप देखोगे ग्रॉस को भी नेट में कन्वर्ट करना है, तो आप डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देते, राइट। फिर आपको ये जो ये मार्केट प्राइस है उसको भी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, आप इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो और सब्सिडी को ऐड कर दो, है ना। तो फिर ये आपका आंसर पूरा हो जाता। तो इस तरह से आपको ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बुक में तो काफी आसान सा क्वेश्चन दिया है जहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप आपको ऐड करना था, राइट। लेकिन एग्जाम पे ऐसे दिया जा सकता है जहाँ पे 2-3 चीज आपको ऐड करनी या सब्ट्रैक्ट करनी पड़े। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, अंदर से स्टार्ट करना है। पहले इनर मोस्ट एलिमेंट आप देखो और कन्वर्ट करो, ठीक है, फिर आप बाहर की तरफ आते जाओ। Okay, done. Now let's move on. Question number 9. Choose the correct statement. A. GNP, gross national product, includes earnings of Indian corporation overseas and Indian residents working overseas, but GDP does not include these. देखिए ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी हम नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो लोग बाहर काम कर रहे उनकी कमाई को भी इंक्लूड किया जाए, राइट। जैसे कि अगर कोई इंडियन कॉर्पोरेशन ओवरसीज काम कर रहा है तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल प्रोडक्ट में। लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम सिर्फ एक डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर कितना कमाई हो रहा है वही देखते हैं, तो इसमें हम ऑब्वियसली बाहर के ओवरसीज में क्या अर्न हो रहा है वो इंक्लूड नहीं करते। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो दिस वुड बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन बाकी भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्या इनमें मिस्टेक है पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑप्शन बी कह रहा है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू FID, फैक्टर इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस NFIA। देखिए यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, राइट। तो ये गलत हो गया, क्योंकि जब भी हम नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं तो हम नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इसको इंक्लूड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम को एक्सक्लूड नहीं करते। सो यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी, कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ GDP। नहीं, देखिए ग्रॉस जब हम कहते हैं ना तब हम कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है ना, कैपिटल गुड्स की कंजम्पशन को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस में इंक्लूड होता है, नेट में जाके हम डेप्रिसिएशन को हटाते हैं, राइट। सो ये गलत है। ऑप्शन डी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। देखिए तो यहाँ पे हम नेट से ग्रॉस से हमें नेट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, राइट। नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो अगेन ये गलत है, प्लस डेप्रिसिएशन नहीं माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ पे होना चाहिए था, राइट। सो देखिए इस तरह से ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत है, सिर्फ ए स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज ए, net factor income from abroad, B, net indirect taxes, that is indirect taxes minus subsidies, या फिर C, net indirect taxes plus subsidies, या फिर D, depreciation consumption of fixed capital। देखिए हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, राइट। अब मार्केट प्राइस में तो आपके टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होते हैं, राइट, और जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है वो एक्सक्लूड किया गया होता है ना। लेकिन फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, सिर्फ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लेबर, कैपिटल, राइट, सिर्फ उनकी ही कॉस्ट होती है। तो फैक्टर कॉस्ट में आपकी ये टैक्सेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, सो देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज है, नेट है ना, ये प्लस सब्सिडीज नहीं है, ठीक है, ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Question number 11, if net factor income from abroad is positive, then A,
national income will be greater than domestic factor income, national income will be less than domestic factor income, net exports will be negative, या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम विल बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करोगे तो नेशनल इनकम आएगा, राइट। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपका नेशनल इनकम क्या होगा, इट वुड बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, national income will be greater than domestic factor income. Question number 12. The GDP per capita is a measure of a country's economic output per person. देखिए ये करेक्ट है, पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, राइट। पर पर्सन कितना जीडीपी, कितना आउटपुट है, वही होता है जीडीपी पर कैपिटा। बी, एक्चुअल करेंट इनकम रिसीट्स ऑफ पर्सन। देखिए जीडीपी बेसिकली नेशनल इनकम की कैलकुलेशन ही है मोर और लेस, लेकिन देखिए जितना इनकम जो रिसीप्ट आपको जो रिसीप्ट हो रहा है, जो नेशनल इनकम है वो फर्क हो सकता है, राइट। काफी चीजें हम इसमें ऐड और लेस करते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। देखिए अगेन पर पर्सन यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, राइट, तो इसको हम जीडीपी पर कैपिटा कह सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, ए एंड सी above. Question number 13. Which of the following is an example of transfer payment? ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट इज बेसिकली जो पेमेंट गवर्नमेंट आपको करती है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी गुड और सर्विस इन रिटर्न। इस तरह की पेमेंट को हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट क्यों करती है ट्रांसफर पेमेंट? बेसिकली ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है, या फिर किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए पैसे ट्रांसफर किया जाता है, या फिर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके का ये आपको फ्री में गवर्नमेंट पैसा दे रही है फॉर योर हेल्प, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है। ओल्ड एज पेंशन एंड फैमिली पेंशन, हाँ ये ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि पेंशन आप रिटायर होने के बाद आपको मिल रहा है, राइट। तो आप कोई करंटली सर्विस तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हो इन रिटर्न ऑफ पेंशन, तो ये आपको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विस दी जा रही है, असिस्टेंस के लिए दी जा रही है, राइट। तो ये ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है। स्कॉलरशिप गिवन टू डिजर्विंग डिलिजेंट स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है, आपको एड प्रोवाइड कर रही है, राइट, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट है। सी, कॉम्पेंसेशन गिवन फॉर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्लड्स। देखिए नेचुरल कैलामिटी की वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ होगा, राइट, तो उसके आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए अगेन ये दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है इन रिटर्न, राइट। तो ये तीनों आपके ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाएंगे। सो आंसर इज डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 14. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स A, net profits received by self-employed people. B, outside wages received by self-employed people. C, combined factor payments which are not distinguishable. या फिर D, wages due to non-economic activities. देखिए जो आपकी इनकम है ना, अक्सर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू कैपिटल इनकम, ठीक है, एंड लेबर इनकम। अब कैपिटल इनकम क्या होता है? जो इनकम आपको आती है बाय यूजिंग योर कैपिटल एसेट्स, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी में आपको रेंट आ रहा है, या फिर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी इनकम को हम कैपिटल इनकम कहते हैं, जो आपकी कैपिटल की वजह से आपको आ रहा है। और लेबर इनकम होता है जो आपने अपनी लेबर किसी को दी तो इस वजह से आ रहा है, जैसे कि आप कहीं पे काम करते हो, ठीक है, आप अपनी लेबर दे रहे हो ना उनको, तो आपको सैलरी मिल रही है, आपको वेजेस मिल रही है, ठीक है, तो ये होता है आपका लेबर इनकम। तो अक्सर तो ये सेपरेट हम कर सकते हैं, राइट, कि कैपिटल इनकम कौन सा है, लेबर इनकम कौन सा है। लेकिन कभी कभार सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के केस में कौन सा इनकम आपके अपनी लेबर की वजह से आया, कौन सा कैपिटल की वजह से आया, वो सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। तो उस केस में हम जो इनकम सेपरेट नहीं हो सकता उसको हम मिक्स्ड इनकम कह देते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम क्या है? बेसिकली इट इज combined factor payments which are not distinguishable, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर
15. Which of the following is added to national income while calculating personal income? ठीक है, तो पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम में क्या हमें ऐड करना चाहिए? A. ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल्स, B. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट, C. ट्रांसफर पेमेंट मेड टू फॉरेनर्स, या फिर D. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए आंसर इज ट्रांसफर पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए पर्सनल इनकम वो इनकम होता है जो आपने रिसीव किया, ठीक है, चाहे वो आपने अर्न किया हो ना हो, लेकिन अगर आपने रिसीव किया है कोई इनकम तो वो आपका पर्सनल इनकम में आता है। अब देखिए जो ट्रांसफर पेमेंट है ये आपको गवर्नमेंट ने दिया है विदाउट एक्सपेक्टिंग गुड और सर्विस इन रिटर्न, राइट? तो ये आपने अर्न नहीं किया, एक तरीके से गवर्नमेंट ने आपको फ्री में दिया है, लेकिन ये आपने रिसीव तो किया है ना, तो इसलिए ये आपके पर्सनल इनकम में आ जाता है, ठीक है। सो ट्रांसफर पेमेंट को हम ऐड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम। जो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट है ना, ये एक्चुअली हम डिडक्ट करते हैं पर्सनल इनकम निकालने के लिए, क्योंकि पर्सनल इनकम में जो आपने रिसीव नहीं किया, ठीक है, आपने अर्न किया है लेकिन रिसीव नहीं किया, वो हम हटाते हैं, ठीक है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि अभी तक आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अब तक आपने रिसीव नहीं किया, तो ये एक्चुअली एक्सक्लूड करते हैं हम, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आपको पूछे कि विच इज नॉट एडेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे, सो दिस वुड बी करेक्ट, राइट? लेकिन अभी के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ट्रांसफर पेमेंट टू फॉरेनर्स, ये पता है फॉरेनर्स की कुछ भी ट्रांसफर हो उसे आपकी पर्सनल इनकम में क्या फर्क पड़ता है, राइट? और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है, पर्सनल इनकम में भी इंक्लूडेड होता है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये तीनों इनकरेक्ट आंसर है, करेक्ट इज ए। तो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द एमसीक्यूज, राइट? अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने एक बंडल निकाला है मॉक टेस्ट का, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा, जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप में या फोन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए ईच सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो आपकी इंस्टीट्यूट की न्यू सिलेबस है, जिसमें ईच चैप्टर की वेटेज जो दी गई है, तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाया है। क्वेश्चंस काफी चैलेंजिंग है, आपको करने में मजा भी आएगा, और हर टेस्ट के एंड में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा, तो इससे आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस लेवल भी पता चलेगी। स्कोर देखने के बाद आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपने राइट किया, कौन सा रॉन्ग किया, ये सब देख सकते हो। हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वो भी आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये बंडल आपको अवेलेबल है सिर्फ 120 रुपीज में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने रखा है ताकि सब अफोर्ड कर पाए। और इसकी 180 डेज की वैलिडिटी है, यानी कि 180 डेज में आप कभी भी टेस्ट ले सकते हो, और टेस्ट लेने के बाद आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। 180 डेज के अंदर आप कभी भी लॉग इन करो, रिवाइज करो, देखो आपने कहाँ पे पहले रॉन्ग किया था, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरी ईमेल आईडी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।